हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सबका एक और नए लेक्चर में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड एक आईआईटी जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं जब आईआईटी और जेईई के जो क्वेश्चंस होगा उनको डिस्कस करूँगा तो एक क्वेश्चन पिक करूँगा, उसके रिलेवेंट जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन सबको डिटेल्ड में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे साथ बने रहिए और अपने कमेंट्स और अगर कुछ डाउट रह जाता है तो उसे भी कमेंट के थ्रू बिल्कुल बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द न्यूक्लियर चार्ज Ze इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन न्यूक्लियस ऑफ रेडियस r। तो मान लेते हैं एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ऐसा कुछ। इस न्यूक्लियस का रेडियस जो है वो है r, ठीक है। The charge density, that is rho, is dependent only on radial distance r from the center। ठीक है, यहां से सेंटर है, सेंटर से जो डिस्टेंस होगी रेडियल डिस्टेंस, ठीक है, r कोई भी एक रैंडम सा लेंथ होगा, ठीक है, विच इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू r, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, E इज ओनली अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पे क्या कहा गया है और साथ में हमें ये ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ में क्या है, देखिए कि इसके अलोंग R है, इसके अलोंग चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की बात हुई है। न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस को हम लोग एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे चार्ज डेंसिटी वर्सेस R का एक ग्राफ दिया हुआ है और क्या कहता है कि एट अ सर्टेन डिस्टेंस A जो रो है, दैट इज चार्ज डेंसिटी है, वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है D और वो अप टू A कांस्टेंट है। उसके बाद जैसे ही A क्रॉस करते हैं, ठीक है, R पे जाके यानी न्यूक्लियस के सरफेस पे जाके ये डेंसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट r स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, दैट इज रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं r को कुछ ऐसा मानूं, ये स्मॉल r, ठीक है, एक छोटा सा सेक्शन लिया हमने जिसका कि रेडियस है स्मॉल r। अब क्या कहता है क्वेश्चन में कि अगर ये स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाए, तो देखिए अगर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक्चुअल जो हमारा न्यूक्लियस है उसकी वजह से ही हमें ये चार कंडीशन दी गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू R इज, ये चार ऑप्शंस है हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं R इक्वल टू R, दैट इज स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पे एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, ठीक है, एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं, ठीक है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ क्या कहता है हमें? गॉस लॉ कहता है कि चार्ज इनसाइड एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस इज डिनोटेड बाय Q इन। ठीक है, और उस चार्ज की वजह से उस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स निकलता है वो होता है Q इन टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और दूसरा फॉर्म होता है E डॉट ds, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। ठीक है, एक स्मॉल एरिया वेक्टर दैट इज सरफेस एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो इस गॉस थ्योरम को अगर मैं यहां अप्लाई करूं तो देखिए यहां पे Q इन किसके बराबर है? मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं E डॉट ds, ठीक है, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे Q इन किसके बराबर है? ZE के बराबर है और ये रहा एप्सिलॉन नॉट। E ds cos 0 डिग्री होगा इसे खोलने पे। cos 0 क्यों होगा? क्योंकि हम लोग अज्यूम करते हैं कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पे होता है और सेंटर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्वेश्चन में भी कहा है वो रेडियली आउटवर्ड है, ये E। और यहाँ पे ये जो छोटा सा एलिमेंट है ds,
इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी स्क्वायर होगा, यानी ds और e के बीच का जो एंगल है वो है 0 डिग्री। तो e डॉट ds को हम खोल के लिख सकते हैं e ds cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। और ds ये एक स्फीयर है और इसके ऊपर छोटा सा सरफेस ds है, तो टोटल सरफेस क्या होता है बाय ज्योमेट्री हम कह सकते हैं कि e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, यहां पे लिख सकते हैं इसकी जगह। और यहां पे हम फिर से लिख सकते हैं ZE बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से जो हमारे पास E की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, E इक्वल टू 1/4 पाई r स्क्वायर इंटू ZE दैट इज टोटल चार्ज, इसको मैं अगर Q कहता हूं तो Q लिख सकते हैं नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखिए ये जो है इसको मैं अगर अरेंज करूँ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई r स्क्वायर, तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी ए का जिक्र नहीं आ रहा, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन राइट है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है ये। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को क्या कहता है। कहता है फॉर a इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ d इज, हमारे पास 4 ऑप्शन दी हुई थी। ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है फॉर d की वैल्यू पूछे, दैट इज d क्या है, d हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अगर मेरा e 0 हो जाता है, सॉरी a 0 हो जाता है तो क्या होगा, ये ग्राफ किस तरीके से हमारे पास आएगा, ध्यान से समझिए। ए का 0 होना मतलब ये शिफ्ट होके ओरिजिन पे आ जाएगा, ये ओरिजिन है तो ए शिफ्ट होके ओरिजिन पे आएगा, तो ये पूरा ग्राफ शिफ्ट होगा और ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जहां पे ये होगा r, ये होगा हमारा, ये पॉइंट होगा हमारा d, ये हो गया हमारा रो। ठीक है, तो यहां से हम लोग रो की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोगों ने सीखा हुआ है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m होता है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, c होता है y इंटरसेप्ट। तो अगर मैं इस सिनेरियो को इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो y की जगह मैं रो लिखूंगा। ठीक है, m की जगह क्या आएगा, m की जगह आएगा y बाई एक्स दैट इज d बाई आर, माइनस आएगा क्योंकि ये कर्व डिक्रीजिंग है, प्लस यहां से c इंटरसेप्ट क्या है d। ठीक है, तो c इंटरसेप्ट यानी y इंटरसेप्ट क्या है d के बराबर, तो यहां d लिखा। अब इसी को अगर मैं अरेंज करके लिखूं तो ये हो जाता है, स्किप नहीं करते हैं, d माइनस डी बाई आर, और यहां से अगर मैं d को कॉमन ले लूं तो 1 माइनस 1 बाई आर के बराबर। ठीक है, 1 माइनस 1 बाई आर के बराबर। ये आर है। ठीक है, ओहो एक चीज और मिस हो गई, ये आर, यहां पे एक आर होगा। ठीक है, और ये डी होगा, सॉरी, तो ये हो गया माइनस डी माइनस डी आर बाई आर। ठीक है, एक्स की वैल्यू तो पूछ ही नहीं की हमने, एक्स एक्सिस पे स्मॉल आर है। अब इसके बाद डी को कॉमन लिया तो 1 माइनस आर बाई आर। ठीक है, ये हमारा आया रो की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी एंड आर। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि a 0 होगा तो d की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे ध्यान से देखिए कि अगर मैं मानता हूं ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये अगर मेरा न्यूक्लियस है जिसकी की रेडियस कैपिटल आर है, और यहां से मैं एक छोटा सा एलिमेंट्री स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर कंसीडर करता हूं। ठीक है,
और स्मॉल आर का जो स्फीयर है उसका जो थिकनेस है उसको मैं यहाँ से इस थिकनेस को इस छोटे से स्फीयर के थिकनेस को मैं यहाँ से डी आर मानता हूँ। ठीक है, इसकी थिकनेस को डी आर माना, इस छोटे से अंदर जो स्फीयर कंसीडर किया है इसकी रेडियस को स्मॉल आर माना, तो क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना आएगा, इस स्फीयर का वॉल्यूम। देखिए इसका जो अंदर में जो स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो कितना है, आर है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर सरफेस एरिया इनटू इसका विथ दैट इज डी आर, तो वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, और अगर कोई मुझको पूछे कि इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है तो उसको मैं लिखूंगा डी क्यू के बराबर। ठीक है, डी क्यू इक्वल टू वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू रो। ठीक है, और फिर मैं अगर यहां से इस आर को जीरो से लेके कैपिटल आर तक वैरी कराऊं तो ये जो स्फीयर है ये पूरे की पूरे न्यूक्लियस को कवर करेगा बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिए, और यहां रो की वैल्यू को यहां से सब्स्टिट्यूट कर दूं अगर, तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, 0 से आर 4 पाई आर स्क्वायर, रो की वैल्यू है डी 1 माइनस आर बाई आर इंटू डी आर। ठीक है, ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को, यहां से 4 पाई डी ये कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल लेते हैं 4 पाई डी। ठीक, यहां पे क्या बचता है, यहां पे बचता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आर स्क्वायर डी आर होगा, माइनस पे आर स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया आर क्यूब बाई कैपिटल आर डी आर के बराबर, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर गया। ठीक है, फिर 4 पाई डी को एज इट इज रखा, ये बना क्या हमारे पास, ये क्या बना आर क्यूब बाई 3, और फिर अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया तो ये आर क्यूब बाई 3 आया, माइनस यहां से ये क्या बना, अच्छा 1 बाई आर तो कॉमन कांस्टेंट है क्योंकि ये रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है, कांस्टेंट है, बाहर आएगा, ये हो जाएगा आर टू द पावर 4 बाई 4। ठीक है, और बाहर एक आर है, आर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 4 के बराबर। और यहां पे देखिए, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन जो होगा, ये जो इंटीग्रेशन देगा ये नेट चार्ज देगा, नेट चार्ज क्या है, जेड ई के बराबर है, जेड ई के बराबर है। तो मैं अगर इसको सब्स्टिट्यूट करूं, इसको सॉल्व करूं तो ये होता है 4 पाई डी, आर क्यूब मैं बाहर निकालता हूं और यहां से 1 बाई, ये हो जाता है 1 बाई 12 के बराबर जेड ई। ठीक है, ये 4 से 12 कटता है, ये हो गया 3, तो d की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास d की वैल्यू जो होगी, d की वैल्यू क्या आ रही है, d की वैल्यू आ रही है 3 जेड ई बाई पाई आर क्यूब, 3 जेड ई पाई आर क्यूब, दैट इज बी है हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हम लोगों ने यहाँ क्या किया। एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए। हम लोगों को क्या कहा गया था, हम लोगों को कहा गया था कि a इक्वल टू 0 पे d की वैल्यू निकालिए। d यानी क्या है, d यानी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज डेंसिटी, वो कितनी होगी वो निकालने के लिए कहा है। ठीक है, a 0 होगा तो क्या होगा, a ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ग्राफ जो है वो यहाँ से कहीं स्टार्ट होगा, इस वाला ये पोर्शन सिर्फ बचेगा, दैट इज ये ग्राफ ऐसा दिखेगा। इसके बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के हिसाब से हम लोगों ने रो की वैल्यू फाइंड की। रो क्या आया, रो आया d इंटू 1 माइनस स्मॉल r बाई आर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम कैसे निकाला, किसका निकाला, हम लोगों ने पूरा का पूरा एक न्यूक्लियस लिया और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा एलिमेंट्री स्फीयर माना और उस स्फीयर का वॉल्यूम हम लोगों ने इस तरीके से निकाला। ठीक,
अब इस वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज था वो कितना होगा, द वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो चार्ज आ गया। ठीक, उसके बाद क्या किया, चार्ज को हमें पूरे के पूरे न्यूक्लियस के लिए फाइंड करना था। तो अगर मैं इस लेंथ को 0 से लेके कैपिटल आर तक, यानी स्मॉल आर को 0 से लेके कैपिटल आर तक वेरी करा दूं तो मेरा नेट चार्ज आ जाएगा, दैट इज नेट चार्ज। इसके हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने चार्ज और डी के बीच एक रिलेशन डेवलप किया और वहां से डी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली इन टर्म्स ऑफ नोन पैरामीटर ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज ZE और R। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट कीजिए ध्यान से। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन R। दिस इंप्लाइज A equal to 0, A equal to R by 2, A equal to R and A equal to 2R by 3। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है उसे हम लोग एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये R। ओके, तो यहां पे ध्यान से देखिए कि अगर मैं इस न्यूक्लियस को एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की तरह ट्रीट करूं तो इस न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। यहां पे मैं एक एलिमेंट्री गॉसियन सरफेस मानता हूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ठीक, गॉसियन सरफेस, और इसकी जो रेडियस है वो है स्मॉल r। तो अब स्फीयर के अंदर अगर मैं एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करूं तो वो भी एक छोटा सा स्फीयर आएगा। ठीक, तो यहां से मैं बाई गॉस लॉ लिख सकता हूं कि E डॉट ds इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहां से मैं इसको लिखूंगा E डॉट 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर के बराबर। क्यों स्मॉल r, क्यों, क्योंकि हम लोग इस अंदर वाला जो गॉसियन सरफेस से हम लोगों ने स्फीयर को बनाया है उसकी सरफेस एरिया को यहां पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो होता है 0 डिग्री, E और ds के बीच का एंगल। ठीक है, इसीलिए इसे हम ऐसे ही प्रोडक्ट के साथ लिख सकते हैं। और नोन ज्योमेट्री है तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r को इसके बराबर हो जाएगा। ये आता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो क्या आएगी, ये आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इन बाई r स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये अब यहां से मेन काम होता है कि क्यू इन को फाइंड करना। एक और चीज कि अगर इस स्फीयर पे नेट चार्ज Q है जो कि यहां पे Z इंटू ई के बराबर है, ठीक, और इसकी जो चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी है रो है। ठीक है, तो मैं यहां से Q इन क्या से निकाल सकता हूं, पहले तो मैं इसकी डेंसिटी निकालूंगा। इसकी डेंसिटी रो कैसे आएगी, इसकी डेंसिटी आएगी Q बाई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस और द एक्चुअल स्फीयर। ठीक, इसके बाद इस छोटे से गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा वो कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम लेंगे, दैट इज छोटे से इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब के बराबर। ये किसका आया, इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम आया। ठीक, इस वॉल्यूम के साथ अगर मैं रो का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है क्यू इन के बराबर। तो देयरफॉर क्यू इन क्या आता है हमारे पास, क्यू इन आता है 4/3 पाई r क्यूब इंटू क्यू बाई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। यहां से सब कुछ कट के क्यू इन किसके बराबर आ गया, क्यू स्मॉल r क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब के बराबर। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहां सब्सटीट्यूट करूं तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इन की जगह
क्यू आर क्यूब, पहले से आर स्क्वायर था और साथ में कैपिटल आर क्यूब। तो देखिए इससे ये कट गया, तो ये एक्सप्रेशन फाइनली हमारे पास जो ई का एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर क्यूब इंटू में आर, मैं इस आर को इंटू में आर लिख रहा हूं। और क्वेश्चन में हमें साफ साफ कहा गया है कि ई जनरली ई विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर। लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर का मतलब होता है ई इज, इस लाइन का मतलब है ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो अगर मैं इस ई को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर आर कहूं तो यानी ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट होगी, तभी ये क्या होगी, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगी। इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई करके यहां 1/3 ऊपर पे मल्टीप्लाई करता हूं और इस 4 को 3 से यहां मल्टीप्लाई करता हूं पाई, और इस कैपिटल आर क्यूब को यहां लिखता हूं, इस एप्सिलॉन नॉट को यहां लिख दूं और इस क्यू को यहां पे ऐसे लिख के इसको इस तरीके से अगर लिखूं तो यहां से देखिए ये वाला जो टर्म है ये क्या हो रहा है, मेरा रो के बराबर ही आ रहा है, ठीक है, और नीचे एक एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो अगर मेरा E is directly proportional to R है, it implies that 1/3 into रो बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, जिसमें 1/3 और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया रो इज कांस्टेंट, ठीक है, क्या आया, रो इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर रो कांस्टेंट है दैट इज हमारे पास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कहां पे है, यहां पे देखिए, यहां से लेके यहां तक डी जो है दैट इज रो की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है यहां से लेके यहां तक, और ये किसके वजह से है, किस वैल्यू ऑफ आर की वजह से है, यहां पे देखिए ये ए की वजह से, ठीक है। तो यानी यहां पे ये जो R की वैल्यू होनी चाहिए कांस्टेंट डेंसिटी के लिए वो क्या होनी चाहिए, A होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे जब R कैपिटल R A के बराबर होगा, ठीक है, जब कैपिटल R A के बराबर होगा उस टाइम पे E जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगी, यानी लीनियरली डिपेंडेंट होगी R पे, ठीक है, ये ठीक है, R इक्वल टू ए की वजह से, ठीक है, क्योंकि ए तक ही हमारे पास ग्राफ जो है वो कांस्टेंट आ रही है, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कीजिए।